So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अपने बायोलॉजी का एक चैप्टर जो कि साइंस का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है एनुअल एग्जाम को अगर कंसीडर किया जाए तो। ठीक है, जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ना है और अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखना है भाई साहब, क्योंकि 3 दिन तुमने गंवाए हैं, 3 दिन अपने वेस्ट किए हैं जब तुम कंसंट्रेट होकर के वीडियो नहीं देखे। तो इस वजह से जो अपना कोर्स आज खत्म हो जाता साइंस का, वो आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी अपना नुकसान मत करो। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पे कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो ये है अपना चैप्टर नंबर 6, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है अपना द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोग जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वो किस हैबिटेट में रहते हैं, वो किस घर में रहते हैं, ये चीजें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हमें क्या कवर करना है, तो पहला टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव्स। ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वो किस तरीके की सराउंडिंग में रह रहे हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। दूसरा पढ़ेंगे हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट मीन्स किस तरीके की सराउंडिंग है, किस तरीके का उनका घर है और वो किस तरीके से एक नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे अडेप्टेशन में तुम्हें बताया था हमने बहुत पहले, जब फर्स्ट टाइम अडेप्टेशन पढ़े थे, कि जब तुम अपने नानी के घर जाते हो तो पहले दिन तुम्हें बड़ा अजीब सा लगता है, तुम्हें अपने घर की याद आती है, तुम्हें अपने घर का कमरा याद आता है, मतलब वहां पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहां पर नए नए लोग मिलते हैं, नए नए भाई बहन मिलते हैं जो कि बहुत शरारती हैं। ठीक है, तो हमें क्या होती है, बड़ी ही दिक्कत होती है। लेकिन धीरे धीरे करके हम जब 5 दिन बीतता है तब हम अडेप्ट कर जाते हैं, उनके साथ रहना हम सीख जाते हैं। तो ऐसे ही जो और भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी दिक्कत होती है जब कोई नया एनवायरनमेंट उनको मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो अडेप्ट कर जाते हैं। भाई साहब ध्यान रखना, जो अडेप्ट कर जाते हैं, जो नई कंडीशन में, नई सिचुएशन में अडेप्ट कर जाते हैं, वही एग्जिस्ट करते हैं, और जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो खत्म हो जाते हैं, ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही जरूरी है यदि आप एग्जिस्टेंस में बने रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और इन 2 टॉपिक को यहां पर कवर करते हैं। ठीक भाई, पहेली एंड बूझो वेंट ऑन अ वेकेशन। हो गया दिक्कत, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और बूझो भाई साहब जानते हो, ये लोग घूमने फिरने में बहुत ही इनको मजा आता है, निकल लेते हैं दोनों लोग। तो पहेली और बूझो एक वेकेशन पे निकल जाते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं, जहां जहां इनका मन करता है, जहां जहां इनका इंटरेस्ट रहता है। वन सच ट्रिप टूक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक ऐसी ट्रिप थी जहां पर ये कहाँ पहुंच गया, गंगा नदी के किनारे, जो कि ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे पहुंचे। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। ये क्या किए, सबसे पहले माउंटेन चढ़ गए जहां पर बहुत ही कोल्ड था, बहुत ही ठंड थी। They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and devdars, very different from the ones near their home on the plains. बहुत ध्यान समझो, जब ये हिमालय के पहाड़ों पर चढ़े तो वहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ दिख रहे हैं, ओक्स दिख रहा है इनको, पाइन्स दिख रहा है, देवदार दिख रहे हैं,
कह रहे हैं ये सब ट्रीज तो हमारे यहाँ जो प्लेन है, मतलब हमारे यहाँ जो समतल भूमि है, प्लेन भूमि है, प्लेन लैंड है, वहां पर ये सब देखने को नहीं मिलता है। In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. भाई साहब बहुत पैसा है, अंधा पैसा, तभी घूम रहे हैं लोग। In yet another trip, they traveled to Rajasthan. दूसरे ट्रिप में ये राजस्थान पहुंचते हैं और जहां पर ये कैमल्स से ऊंट की सवारी करते हैं गरम गरम डेजर्ट में। They collected different kinds of cactus plants from the trip. और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी कैक्टस प्लांट के लीव्स को इकट्ठा कर लिया। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विद कैजुआरीना ट्रीज। ठीक है, और फिर ये पहुंचते हैं पुरी। इनकी फाइनली जो ट्रिप होती है वो पुरी की होती है, जहां पर ये सी बीच जो समुद्र किनारा होता है वहां पर बैठते हैं और वहां पर एक कैजुरीना ट्रीज के जो लीव्स हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. ये सब करते समय अपनी कॉपी में लिखते हुए, यहाँ देखो एक शानदार से फोटो खिंचवा रही हैं। पहली अपनी कॉपी लेकर के कह रही हम इस पे लिखते रहेंगे कुछ, और वो जो इधर देखते रहेंगे बैलगाड़ी को, तो इसी टाइम आपको पिक क्लिक करनी है। ठीक है, पोज दे रहे हैं सो। तो ये सब सोचते हुए, ये सब करते हुए इनके दिमाग में एक विचार आता है, ख्याल आता है। All these places were so different from one another, some very cold, some very hot and dry, and some places so humid. ये सब करते हुए इनके दिमाग में आता है कि ये जितने भी इन्वायरमेंट, जितने प्लेसेस हम विजिट किए, इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा ठंडक, बहुत ही ज्यादा गर्म, और कुछ बहुत ही ज्यादा सूखे इन्वायरमेंट मिले। जैसे कि बात करें तो डेजर्ट की, तो वहां हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, बात करें ऋषिकेश की, तो वहां तुम्हें कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। बात करें पुरी की, पुरी वो ह्यूमिड क्लाइमेट, सी के पास तुम्हें ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, वाटर में मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट वेरी कर रहा है, भाई साहब कंसंट्रेशन चाहिए, जैसे जैसे इन्वायरमेंट वेरी कर रहा है वैसे वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी वेरी कर रहे हैं। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. कह रहे हैं, दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्या अर्थ पर कोई ऐसा प्लेस भी हो सकता है जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग क्रिएचर्स एग्जिस्ट न करता हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बूझो सोचता है कि पहले देश दुनिया जाने से पहले हम अपने आसपास देखें। Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one teeny spider in the cupboard. तो बूझो क्या करता है, सबसे पहले कहता है ऐसा है कि जो अपनी कबर्ड है वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा। ठीक है, तो वो खोल के देखते तो वहां पर टीनी स्पाइडर मिल जाती है। तो उनका जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाता है। Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures. कह रहे हैं घर के बाहर भी वो किसी भी एरिया को देखते हैं तो वहां पर कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करता ही करता है, of some kind or the other. पहली started thinking and reading about far away places. ठीक है, पहली समझदार थोड़ा सा है। पहली क्या, थोड़ा दूर का सोचती है, वो अपने घर के आसपास नहीं, वो दूर का सोचती है। वो जो अपने घर के आसपास ही नजर दौड़ा रहे हैं, पहली दूर। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। पहली थोड़ा किताब वगैरह पढ़ती है तो पहली कहती है किताब में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो का जो माउथ होता है जहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, वहां पर भी टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं। तो भाई साहब वहां तो एक्सट्रीम हॉट रहता है, बहुत ही ज्यादा हॉट रहता है। ठीक है, तो ये कोई भी ऐसा प्लेस नहीं पा रहे हैं जहां पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं अपने फर्स्ट मेन टॉपिक पर, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। यहां पर हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वो कहां पर रह रहे हैं, क्या क्या निवास स्थान है उनका। जैसे तुम्हारा करेली, वैसे ये कहां रहते हैं।
Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. ठीक है, अब दूसरा थॉट कई थॉट आते रहते हैं पहली और बूझो के मन में। तो अगला थॉट आ रहा है पहली और बूझो के मन में, काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड। उस सभी के बारे में एक बार थिंक करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो देखे थे किस किस प्लेस पे उन्हें मिला था। द डेजर्ट्स हैड कैमल, डेजर्ट की बात करें तो वहां उनको क्या मिला था, कैमल। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, माउंटेन पर उनको गोट मिली थी, याक मिली थी। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। और पुरी की बात करें, मतलब समंदर के किनारे की बात करें, किनारे की बात करें तो वहां उनको क्रैब्स मिला था, वहां उनको केकड़ा मिला था और अलग अलग प्रकार की फिशेस उनको मिली थी जो कि फिशरमैन मछुआरा पकड़ रहा था। And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. लेकिन भाई साहब जो चींटी आंटी हर जगह अवेलेबल थी। वो माउंटेन की बात करें तब, सी की बात करें तब, डिजर्ट की बात करें तो इसका मतलब चींटी के पास क्या है, हर तरफ का वीजा है। डिजर्ट का भी वीजा, समंदर का भी वीजा है और माउंटेन का भी वीजा है, लेकिन इन लोग के पास सिर्फ अपनी लोकेशन पे रहने का वीजा है। ठीक है, समझ रहे बात को। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स। एक जगह पर प्लांट्स जो पाए जा रहे हैं वो दूसरी जगह पे नहीं पाए जा रहे हैं, दोनों में बहुत ही अंतर है। वॉट अबाउट द, समझ रहे हो, मतलब जितने भी डेजर्ट हो गया, पुरी हो गया, पुरी का समंदर हो गया, और तीसरा हमारा हो गया माउंटेन, ऋषिकेश के माउंटेन। तो तीनों जगह जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं, तीनों जगह जो ट्रीज पाए जा रहे हैं वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, वर दे द सेम। कह रहे हैं क्या जो तीनों हम केस लिए हैं डेजर्ट का, जो हम केस लिए हैं पुरी का, और जो केस लिए हैं हम लोग माउंटेन, ऋषिकेश के माउंटेन का, क्या वहां पर जो लोकेलिटी है, जो भी इन्वायरमेंट है, क्या वो सेम है। लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। क्या है, अब एक एक्टिविटी करने चल रहे हैं, हम फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। अब तुम लिस्ट करो कि उस फॉरेस्ट में तुम्हें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं, कौन से एनिमल्स मिल रहे हैं और कौन से अदर ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 6.1। टेबल 6.1 इसी के नीचे दिया गया है। तो उसमें तुमको फर्स्ट कॉलम में भरना है कि फॉरेस्ट में तुम्हें कौन से प्लांट्स मिले, कौन से एनिमल्स मिले और कौन से अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले। तो इसको यहां पर लिखना है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द other regions that are also shown in the table। क्या लिखा है, लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स। ये तो फॉरेस्ट की बात हो गई। तुम थोड़ा सा चले जाओ समुद्र के किनारे, तो वहां पर कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स, कौन से अदर टाइप ऑफ तुमको मिनरल्स मिल रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, उसको लिख दो। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 6.1। टेबल 6.1 मान लो तुम विजिट नहीं कर रहे हो, तुमको पापा कहीं ले नहीं जाएंगे और ना ही जाने देंगे, क्योंकि तुम अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तो कह रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ते समय तुम कई जगह घूमोगे, कभी डेजर्ट घूमोगे, कभी तुम प्लेन में घूमोगे। प्लेन मतलब वो वाले प्लेन नहीं, प्लेन मतलब समतल भूमि, ठीक है। कभी तुम समतल भूमि में घूमोगे, तो वहां से एग्जाम्पल इसमें तुम पुट करते रहना टेबल 6.1 में। Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables। तुम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो, टीचर से तो बात करते ही रहते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि कहाँ पर कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई घूम के आया हो, डेजर्ट घूम के आया हो तुम्हारा दोस्त, तो उससे पूछ सकते हो। पापा तुम्हारे ऋषिकेश घूम के आए हैं, तो पापा से पूछ सकते हो कि वहां पे कौन से प्लांट थे बताओ जरा, कौन से एनिमल्स थे बताओ जरा, तो पूछ लेना। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन। तुम लाइब्रेरी भी जा सकते हो अपने, वहां से कई सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें ये सब लिखा रहता है, जिनमें ये सब जानकारी रहती है।
try and include many plants, animals and objects big and small in each of the column in this table। तो इस टेबल में तुम्हें वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, बड़े एनिमल्स हो, बड़े प्लांट हो, उनको भी करना है, छोटे प्लांट्स, छोटे एनिमल्स और छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको भी लिखना है। मतलब जितने भी तुमको मिल पाए सबको लिखते रहना है। What kind of object will we find that may not be animals or plants? कह रहे हैं क्या हमें ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है? बिल्कुल मिलेंगे। कुछ तुमको मिनरल्स मिलेंगे, कुछ तुमको रॉक्स मिलेगी, कुछ तुमको प्लास्टिक्स वगैरह भी मिलेगी। ठीक है। Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones, कह रहे हैं वहां पर तुम्हें क्या मिल सकता है? ड्राइड लीव्स मिल सकती है, सूखी हुई पत्तियां मिल सकती हैं, और जो मरे हुए जानवर हैं उनकी बोन्स मिल सकती है। We may also find different kinds of soil and pebbles, और इन जगहों पे जब हम घूमेंगे या किसी से पूछेंगे तो अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, अलग तरीके के पेबल्स, अलग तरीके के पत्थर पाए जाते हैं। Water in the oceans may have salts dissolved in it, as discussed in chapter 3. There could be many more objects. और जो ओशंस हैं उसमें सॉल्ट मिल सकता है। तो ये सब छोटे छोटे मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हमको मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं। As we go through the chapter, keep adding more example to table 6.1. जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे टेबल 6.1 को भरते रहना है। We will discuss the table as we travel through many more interesting places. और इस टेबल का डिस्कशन, इस टेबल को कंसीडर हम पूरे चैप्टर में करते रहेंगे। टेबल 6.1 की बात करेंगे तो ये फिल होता रहेगा। हैबिटेट एंड अडेप्टेशन आज का अपना दूसरा और लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट क्या होता है और अडेप्टेशन क्या होता है। तो अडेप्टेशन से तुम याद रखना दादी का घर, दादी के घर जब जाते हो तो वहाँ बहुत धमाचौकड़ी मिलती, बहुत शरारती बच्चे मिलते हैं। तो पहले दिन बहुत ही अजीब लगता है कि कहाँ किस चिड़ियाघर में आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ तुम उन बच्चों के साथ अडेप्ट हो जाते हो। फिर ठीक है, और जिस दिन वहाँ से चलने लगते हो तो बहुत बुरा लगता है कि हमारे भाई बहन आज छूट जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर अपने घर में रहते रहते 4-5 दिन यहाँ पर अडेप्ट हो जाते हो। समझ रहे हो बात को? What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and column for the sea in table 6.1. अरे टेबल 6.1 अब देखो तो टेबल 6.1 में डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या लिखे हो, और अपने जो समुद्र है, सी है, पूरी वाला रीजन था, तो वहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल तुम रखे हुए हो, कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स, कौन से एग्जाम्पल्स। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स? तो पूरी में पाए जाने वाले, समुद्र के पास पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्रैब्स हैं, फिशेज हैं, और जो तुम्हारे डेजर्ट में है कैमल्स हैं। तो दोनों में काफी फर्क है। कैमल्स तुम्हारा आकर के समुद्र में नहीं रह सकता है, और क्रैब तुम्हारा जाकर के फिश क्रैब को छोड़ो, फिश तुम्हारी जाकर डेजर्ट में नहीं रह सकती है, वो तो लैंड पर ही नहीं रह सकती फिश। What are the surroundings like in these 2 regions? In the sea, भाई दोनों सराउंडिंग एक दूसरे से अलग कैसे हैं? भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं तो उनकी सराउंडिंग कैसे एक दूसरे से अलग है ये देखते हैं। In the sea, plants and animals are surrounded by saline, salty water. In the sea, plants and animals are surrounded by saline, salty water. कह रहे हैं यदि हम समुद्र की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स वहां जितने भी पाए जा रहे हैं सब के सब सॉल्टी वाटर से क्या हैं? सराउंडेड हैं, ढके हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जिसको तुम एक्टिविटी के माध्यम से समझ भी चुके हो कि वाटर के अंदर एयर डिजॉल्व रहती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो उसी वाटर से ही क्या करते हैं? एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनहेल एक्सहेल उनका चलता रहता है। देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट की बात करें, ये बात कर लिए हम पूरी की, सी की बात कर लिए। डेजर्ट की बात करें तो वहां पर बहुत ही कम वाटर अवेलेबल रहता है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। ये भी तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी बालू होती है, जो तुम्हारी रेत होती है, वो दिन में बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है और रात में बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है,
द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट पे रहते हैं वो कहाँ से कैसे ब्रीथ करते हैं? तो वो लैंड पर रहते हैं और जो भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एयर रहती है उन्हीं से वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants। कह रहे हैं the sea and the desert are very different surroundings। जो sea है और desert है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के सराउंडिंग्स हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं इन दो रीजन में। Isn't it? तो yes, it is। Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish। कह रहे हैं अब दोनों से डेजर्ट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा ले रहे हैं और सी से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा ले रहे हैं। The body structure of a camel helps it to survive in desert condition। जो कैमल का अपनी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उसको हेल्प करता है किस तरीके से डेजर्ट में हॉट क्लाइमेट में एग्जिस्ट किया जाए। Camels have long legs which helps to keep their bodies away from the heat of the sand। ठीक है, तो कैमल की बॉडी इस तरीके से बनी रहती है कि उसके पैर जो होते हैं लंबे लंबे रहते हैं। तो पैर लंबे रहेंगे तो सैंड की जो हीट है वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी, या पहुंचेगी तो बहुत कम मात्रा में पहुंचेगी। They excrete small amount of urine। Their tongue is dry and they do not sweat। और जो कैमल की बॉडी है वो इस तरीके से डिजाइन है कि यूरिन जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है। भाई साहब वहां पानी ही नहीं है, यदि यूरिन ये ज्यादा कर देंगे तब डिहाइड्रेट हो जाएंगे इनके शरीर में, इनके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, मर जाएंगे। तो इस तरीके से इनको बनाया गया है, इस तरीके से इनका बॉडी स्ट्रक्चर है कि ये कम से कम यूरिन करते हैं। इनका जो डंग है वो बहुत ही ड्राई रहता है, उसमें वाटर नहीं होते हैं और ये पसीना इनके नहीं निकलता है। Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water। ये अपनी बॉडी से बहुत ही कम पानी एक्सक्रीट करते हैं, बहुत ही कम, मतलब पसीना इनको आता ही नहीं है, तो इनके शरीर में अमाउंट ऑफ वाटर बहुत दिन तक मेंटेन रहता है। तो ये बहुत दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। और जब पीते हैं तो बिसलेरी पीते हैं। ठीक है, बिसलेरी देखे होगे एक ऐड जिसमें बिसलेरी ही ये लोग पीते हैं और कुछ नहीं पीते हैं, क्योंकि इन्हें भी पानी की समझ है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। ठीक है, अब ये मत कहना सर जी बिसलेरी का प्रमोशन कर रही हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं, हम बस एक ऐड की बात कर रहे थे। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। कह रहे हैं अब हम सी की बात करते हैं कि वहां से फिश को ले आ रहे हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। कह रहे हैं अलग अलग तरीके की फिशेस को देखते हैं। भाई साहब सिर्फ देखना है फिशेस को, ठीक है, उनके साथ कलाकारी नहीं करनी है, नहीं तो तुम फिश को रख लो। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 6.3। 6.3 में कुछ फिशेस की अलग अलग प्रजातियां बताई गई हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। कह रहे हैं तुम्हें अलग अलग प्रकार की फिशेस देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर की हैं, अलग अलग कलर की हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन तुमको देखने को मिलेगा, वो क्या है? उनका शेप। ऑल द वंस शोन हियर हैव द स्ट्रीमलाइंड शेप। जितनी भी दिख रही हैं तुम्हें सब की सब स्ट्रीमलाइंड शेप की दिख रही हैं। स्ट्रीमलाइंड शेप मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, कि आगे की तरफ पीछे की तरफ उनका क्या है? टैपर रहता है, पतला रहता है, बीच में मोटा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शेप होते हैं इसको स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। दिस शेप हेल्प्स देम। और इन्हीं फिश के स्ट्रक्चर को हेल्प लेते हुए हम लोगों ने नाव का स्ट्रक्चर बनाया, हम लोगों ने एयरप्लेन का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, फिश से मदद लिया, क्योंकि फिश जब वाटर में अच्छी तरीके से तैर सकती हैं, अच्छी तरीके से मूवमेंट कर सकती हैं, तो इसका मतलब हमारी नाव जो उस शेप की बनाई गई वो भी अच्छे से देखो तैरती है। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर बनाते तो उतना सफल ना होता, या हो सकता है नाव ही डूब जाती। ठीक, दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। और जो स्ट्रीमलाइन शेप है इससे फिशेस क्या होती हैं? आराम से अंदर ही अंदर घूमती रहती हैं। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। फिश के पास स्केल्स होती हैं, कुछ धारियां होती हैं उनकी बॉडीज पर।
These scales protect the fish and also helps in easy movement through water. और इस स्केल्स से फिश अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और इसी से उनका इजी मूवमेंट होता है, आराम से टहलती घूमती रहती हैं. We discussed in chapter 5 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. चैप्टर 5 में हम लोग डिस्कस किए कि फिश जो हैं उनके फ्लैट फिन्स होते हैं. फिश के पास फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स होती है. टेल से वो क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं अपने, और फिन्स से बढ़िया अपना तैरते रहते हैं and keep their body balance in water. Gills present in the fish helps them to use oxygen dissolved in water. अब इनके पास नाक नहीं होती, नोज नहीं होती हम लोग की तरह, इनके पास गिल्स होते हैं और गिल्स से क्या करते हैं, ये जो वाटर में ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कुछ ऐसे भी फिशेज होती हैं जो वाटर से एयर नहीं कंज्यूम करती हैं, वो बाहर आती हैं, वाटर से बाहर आती हैं और यहाँ पर एयर इनहेल करके फिर अंदर जाती हैं. तो ऐसी फिशेस कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करना है कि कौन अपने गिल्स का इस्तेमाल नहीं करता है, कौन सी ऐसी मछलियां हैं जो सांस लेने के लिए बाहर आती हैं. ठीक है. We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. अभी तक जो एग्जाम्पल हम दो ठो लिए हैं, एक कैमल का एक फिश का, तो इनके पास जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनको हेल्प करती है कि किस तरीके से कैमल डेजर्ट में रहेगा और हमारी फिशेज वाटर में रहेंगी. ठीक है. यदि इंटरचेंज कर दें, कैमल को हम भेज दें पानी में और फिश को भेज दें हम, कैमल को भेज दें पानी में और फिश को भेज दें हम लोग डेजर्ट पर, तो काम चलेगा, दोनों के दोनों मर जाएंगे. We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिया और 2 एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि हर एनवायरमेंट में अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग हमें ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. और इसमें हम लोग ये फाइंड किए, ये हमें पता चला कि सभी ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं, एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. The presence of specific features or certain habits. The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation की यहाँ definition दे रहे हैं क्या? The presence of, ये सब definition लिख लेना, याद कर लेना. The presence of specific features or certain habits which enables an organism to live naturally in a place is called adaptation. ठीक है. हर ऑर्गेनिजम्स के पास जो उसके पास स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट रहता है और कुछ उसके हैबिट्स हैं जिसकी हेल्प से वो एक प्लेस में नेचुरली एग्जिस्ट कर पाता है, तो उसी को हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं. Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. Adaptation जो है organisms का वो हर एक place पर अलग अलग रहता है. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in a sea. तो इसी वजह से जो फिश है वो डेजर्ट में नहीं रह सकती, क्योंकि फिश के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी क्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही एक्टिवेट होती है. ऐसा नहीं कि वो डेजर्ट में एक्टिवेट होगी. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. जो ऑर्गेनिजम्स जहां पर रहते हैं वो उसका हैबिटेट है. जैसे तुम्हारा हैबिटेट करेली में, ठीक है, वैसे सभी का अपना अलग अलग हैबिटेट होता है. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. हैबिटेट मतलब क्या होता है? ड्वेलिंग प्लेस मतलब होम. हैबिटेट मतलब होम. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड. हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है? बहुत ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैबिटेट हमें क्या देता है.
घर हमें क्या देता है? तो हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट हमें प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, एयर और शेल्टर। शेल्टर मतलब छत। हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां हम सेफली रह सकते हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। कह रहे हैं कि एक ही हैबिटेट में, एक सेम हैबिटेट में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. Habitat समझ गए, एक dwelling place. Habitat means home, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, एयर पाता है, फूड पाता है, वाटर पाता है, शेल्टर पाता है। ये अपनी 4 जरूरतें पूरी करता है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट कितने टाइप के होते हैं? तो हैबिटेट होते तो कई प्रकार के, लेकिन अभी यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात कर रहे हैं। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है समझो। द प्लांट्स, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेना। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। भाई साहब कंसंट्रेशन चाहिए, घूम मत इधर उधर, सिर्फ बुक में देखो। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि लैंड पर ही सिर्फ रहते हैं, उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कि भाई साहब तुम्हारा घर क्या है? टेरेस्ट्रियल है। तुम्हारा घर क्या है? लैंड है। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। ठीक है, ये जितने भी हैं, फॉरेस्ट की बात करें तो वो भी लैंड पर हैं, ग्रासलैंड की बात करें वो भी लैंड पर हैं, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एरियाज हो गया, माउंटेन रीजन्स हो गया, ये सब के सब कहां पर हैं? लैंड पर हैं। तो कोई भी हैबिटेट जो लैंड पर रहेगा उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट जो कि वाटर में ही रहते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा? एक्वेटिक हैबिटेट्स। लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो इनके घर लेक्स में हो सकते हैं, रिवर्स में हो सकते हैं, ओशंस में हो सकते हैं, तो ये सब के सब एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जांपल हैं। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड वाला हैबिटेट, लैंड वाला घर। कह रहे हैं वहां पर बहुत ही वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो एक्वेटिक हैबिटेट तो सिंपल है, वहां पर सिर्फ या तो तुम्हारा क्या होगा, या तो लेक होगी, या तो तुम्हारा ओशन होगा, और या तो तुम्हारी रिवर होगी। ये 3 ही हो सकते हैं। ठीक है, लेक, ओशन, रिवर। लेकिन टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वहां पर बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। कभी बात करते हैं फॉरेस्ट की, कभी बात करते हैं ग्रासलैंड की, कभी डेजर्ट की बात करते हैं, कभी कोस्टल एरियाज की, कभी माउंटेन रीजन्स की। ये सब के सब टेरेस्ट्रियल में तो आते हैं। इसका मतलब जो लैंड एरिया है वो ज्यादा है, लैंड एरिया में वेरिएशन जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में वेरिएशन ज्यादा है। The organism, both plants and animals living in a habitat are its biotic component. ध्यान रखना, बायोटिक कंपोनेंट मतलब सिंपल मीनिंग होती है लिविंग कंपोनेंट, जो जिंदा है। तो जिंदा कौन है? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। हैबिटेट के 2 कंपोनेंट हो गए, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब प्लांट और एनिमल जो कि लिविंग है, जो कि जिंदा है। The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component. अगर बात करें रॉक्स की, बात करें सॉइल की, बात करें एयर की, वाटर की, तो ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, नॉन लिविंग है। तो इन सबको एबायोटिक कंपोनेंट, ये हैबिटेट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट? जो सनलाइट है और जो हीट है ये बायोटिक में आएगी या फिर अबायोटिक? बायोटिक मीन्स लिविंग और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। अब इसी से रिलेटेड अब आगे एक्टिविटी वगैरह है, तो जिसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आई होप जो चीज़ पढ़ाया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो जरूर पूछ लो, जिससे शाम को उसका तुम्हें सोल्यूशन दिया जा सके। ठीक है, अब काम तुम्हारा क्या होगा कि इन चैप्टर जितना पढ़ा दिया है उसकी एक अच्छी सी रीडिंग कर लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन वहां पर आए हैं उसको लिख करके याद कर लो। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो भी पढ़ चुके हो मैथ्स में,
मैथ्स में अभी तुमने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसकी कंप्लीट अच्छे तरीके से रिवीजन कर डालो, ठीक है, क्योंकि इस बार उसका टेस्ट होगा, एरिया एंड पेरीमीटर वाला जो मेंसुरेशन पढ़ा हम लोगों ने, उसका टेस्ट होगा, प्लस साइंस में जो पढ़ा है, यही दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, तो इसी का एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।